आज की विषय वस्तु है तार्किक प्रत्यक्षवाद, लॉजिकल पॉजिटिविज्म। इसको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम अलग अलग हिस्सों में बांटकर इसका अध्ययन करेंगे। आज हम तार्किक प्रत्यक्षवाद के आशय और इसकी जो विभिन्न मीमांसाएं हैं उन पर विचार करेंगे। इसके अगले पार्ट में हम विचार करेंगे कि इसका शिक्षा के विभिन्न अंगों पर यानी कि शिक्षा के उद्देश्य पर, अध्यापक पर, विद्यार्थी पर, शिक्षण विधियों पर, पाठ्यक्रम पर, अनुशासन पर, विद्यालय पर क्या क्या प्रभाव पड़ा है, इसका अध्ययन हम दूसरे पार्ट में करेंगे। तो पहला पार्ट हम शुरू करते हैं, सीधे सीधे जुड़ते हैं तार्किक प्रत्यक्षवाद से, लॉजिकल पॉजिटिविज्म से। ज्ञान अनुभव का अनुगमन करता है। अनुभव तर्क, विश्लेषण और क्रिया का परिणाम होते हैं। अंतिम निष्कर्ष के रूप में प्राप्त अनुभव का विश्लेषण भी तर्क के आधार पर किया जाता है। इसलिए ये जो हमारा लॉजिकल पॉजिटिविज्म है बहुत सारे नामों से जाना जाता है और हम क्यों इसे सबसे अच्छा मानते हैं इस पर हम विचार करते हैं। तार्किक विश्लेषणवाद, लॉजिकल एनालिटिकिज्म, तार्किक अनुभववाद यानी कि लॉजिकल एम्पिरिसिज्म, भाषा विश्लेषणवाद यानी कि लैंग्वेज एनालिटिकिज्म की जगह तार्किक प्रत्यक्षवाद, लॉजिकल पॉजिटिविज्म कहना अधिक युक्त संगत होगा, क्योंकि इसमें हम बाकी सारी चीजों को एक साथ समाहित देखते हैं। इस वजह से इसको लॉजिकल पॉजिटिविज्म कहना ही ज्यादा ठीक होगा। अब हम विचार करते हैं इसके आशय से, यानी कि मीनिंग ऑफ लॉजिकल पॉजिटिविज्म, यानी कि तार्किक प्रत्यक्षवाद से आशय। जो दर्शन आलोचनात्मक तथा विश्लेषणात्मक चिंतन पर मुख्य बल देता है, कार्यों का तार्किक विश्लेषण करके कार्य कारक संबंधों को तार्किक आधार प्रदान करता है, तार्किक प्रत्यक्षवाद कहलाता है। यानी बहुत साफ शब्दों में, अगर उसे तार्किक आधार प्राप्त नहीं है, उसे अनुभव के द्वारा हमने कसौटी पर नहीं खराब देखा है, या वह बार बार सही सिद्ध नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में वह इसकी विषय वस्तु नहीं हो सकता। तार्किक प्रत्यक्षवाद के विभिन्न अवयवों के विश्लेषणोपरांत कहा जा सकता है कि तार्किक प्रत्यक्षवाद कोई सामान्य अमूर्त सिद्धांत नहीं है। यह व्यावहारिकता व तार्किक सकारात्मकता का वह मिश्रण है जो सत्यापनशीलता का विशेष गुण तार्किक आधार पर रखता है। इसमें सारी की सारी बातें आ गई, यानी कि वह सत्यापनीय सिद्ध होना चाहिए, बार बार एक जैसे परिणाम देने वाला होना चाहिए, और वह तार्किक सकारात्मकता जो हमें देखने को मिलेगी उसको चेक करने के लिए हम उसको सत्यापनशीलता की कसौटी पर देखेंगे कि यह उचित है अन्यथा नहीं। इसके उदाहरण हमको कई जगह देखने को मिलते हैं। मैं जो उदाहरण उठा रहा हूं वह गीता से उठा। 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण जी ने अपने मुखारबिंद से श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में तार्किक प्रत्यक्षवाद का उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं कि अशोच्यानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाष्यसे गतासून गतासोश्चम नानुशोचन्ति पंडिता। अर्थात श्री केशव ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। उक्त कथन का जो हम आशय देखते हैं उससे बहुत अधिक ये स्पष्ट होता है कि यह कथन तर्क आधारित है और अंततः इसकी सत्यापनशीलता भी सिद्ध होती है। तार्किक प्रत्यक्षवाद को समझने के लिए इसकी मीमांसाओं का विवेचन बहुत आवश्यक है। तो आइए हम उस पर विचार करते हैं। तार्किक प्रत्यक्षवाद और इसकी मीमांसाएं, लॉजिकल पॉजिटिविज्म एंड इट्स मीमांसा। ज्ञान के आत्मसातीकरण हेतु उसके दर्शन को जानना और दर्शन के अधिगमन हेतु उसकी तत्व मीमांसा यानी कि मेटाफिजिक्स, ज्ञान व तर्क मीमांसा यानी कि एपिस्टेमोलॉजी एंड लॉजिक, एवं आचार व मूल मीमांसा एथिक्स एंड एक्सोलॉजी को जानना आवश्यक है।
आइए हम इनको क्रम से इन पर विचार करते हैं और इनके संदर्भ में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम इसकी मेटाफिजिक्स पर, यानी कि तत्वमीमांसा पर। यह मानवीय इंद्रियों को इतना अधिक महत्व प्रदान करते हैं कि जिसका प्रत्यक्षीकरण इन इंद्रियों के द्वारा संभव है उसको ही सत्य स्वीकारते हैं। आध्यात्मिक जगत, ईश्वर आदि को स्पष्ट रूप से नकारते हैं। इनके अनुसार मानव अर्जित ज्ञान व कौशल के आधार पर विकास करता है, यानी मानव के विकास के लिए जो मुख्य उपादान है वह है अर्जित ज्ञान और कौशल। और भौतिक जगत सत्य है क्योंकि इसका प्रत्यक्ष अनुभव होता है। आध्यात्मिक जगत, आत्मा, परमात्मा को ये प्रत्यक्ष अनुभव से परे मानते हैं और इसलिए इसको अस्वीकार करते हैं। अब हम विचार करते हैं इसकी ज्ञान व तर्क मीमांसा पर। एपिस्टेमोलॉजी एंड लॉजिक, ये किसी भी पूर्व ज्ञान को तब तक ज्ञान नहीं मानते जब तक कि अनुभव व तर्क द्वारा वह सत्य स्थापित न हो जाए। तार्किक प्रत्यक्षवादी प्रत्येक ज्ञान को तार्किक रूप से तभी अधिगमन योग्य स्वीकारते हैं जब यह व्यावहारिक सत्यापनीयता, इंद्रियों द्वारा अनुभूत सत्यापनीयता व प्रत्यक्ष सत्यापनीयता की कसौटी पर खरा उतर सके। यानी कि तीन बातें प्रमुख रूप से हैं। एक तो व्यावहारिक सत्यापनीयता का गुण हो, दूसरी इंद्रिय द्वारा अनुभूत सत्यापनीयता का गुण हो और तीसरी प्रत्यक्ष सत्यापनीयता की कसौटी पर वो खरा उतरे, तभी वह ज्ञान के परिक्षेत्र में रखा जाएगा। आइए अब विचार करते हैं आचार व मूल्य मीमांसा पर। एथिक्स एंड एक्सियोलॉजी, ये आचरण हेतु सहयोग, सहिष्णुता, शांति, स्वतंत्रता, सृजनात्मकता व शोषणहीनता को स्वीकारते हैं। इनके अनुसार कोई भी मूल्य तब तक सारहीन है जब तक वह मानव मात्र का कल्याण नहीं करता। उपयोगी मूल्य ही मानव के आचरण में ग्रहणीय होना चाहिए। बर्टन रसल, एजे मेयर और कार्नप के विचार इस संदर्भ में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ये कहते हैं कि वही मूल्य स्वीकार्य है जो आज के परिप्रेक्ष्य में मानव के हितार्थ कार्य करने में सक्षम है। इस तरह से हमने इसकी तीनों मीमांसाओं पर विचार किया। अब जो इसका शेष भाग रह गया है उसे इसके अगले भाग में हम लेंगे, जिसमें कि शिक्षा के विभिन्न अंगों पर इसका क्या प्रभाव है, उद्देश्य पर और अध्यापक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, अनुशासन, विद्यालय और शिक्षण विधियों पर। धन्यवाद। आज तार्किक प्रत्यक्षवाद यानी कि लॉजिकल पॉजिटिविज्म के पार्ट 2 के साथ मैं उपस्थित हूं और आज हम विचार करेंगे शिक्षा पर तार्किक प्रत्यक्षवाद का प्रभाव, यानी इम्पैक्ट ऑफ लॉजिकल पॉजिटिविज्म ऑन एजुकेशन। तार्किक प्रत्यक्षवाद ने शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रम, शिक्षक एवं शिक्षार्थी, शिक्षण विधियों व अनुशासन और विद्यालय को स्व अनुसार विवेचित किया, जिसे हम इस प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम विचार करते हैं इसके उद्देश्यों पर। उद्देश्य यानी कि एम्स, चूंकि ये ज्ञान के आधार को अनुभव पर आधारित मानते हैं, इसलिए सार्थक निरर्थक, ज्ञान अज्ञान एवं निर्छीर विवेक में समर्थ ज्ञान को शिक्षा के उद्देश्यों में शामिल करते हैं और भाषा व स्वशक्ति परिमार्जन पर जोर देते हुए शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, जिन्हें कि हम इस प्रकार से क्रम दे सकते हैं। पहली बात के रूप में सृजनात्मक शक्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। ये चाहते हैं कि वह सृजन के लिए अपने आप को तैयार करे और पुरानी उन बातों को जो कि दैवीय हैं, जिन्हें सिद्ध नहीं किया जा सकता है, उन पर विचार न करे और आगे जन कल्याण के लिए कार्य करे। दूसरी बात, ये चाहते हैं कि भाषा पर उसका अधिकार हो, कमांड ऑन लैंग्वेज, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही तर्क किया जा सकता है जो कि दूसरे के द्वारा समझा जा सके,
या एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक जो वाक्य विन्यास होगा वह लॉजिक के धरातल को और अधिक पुष्ट करेगा। इसलिए तार्किकता हेतु भाषा आवश्यक है। इसलिए चाहते हैं कि भाषा का अधिकार उसको हो और इसे शिक्षा के उद्देश्यों में शामिल करते हैं। नेक्स्ट बात, शारीरिक विकास व इंद्रिय प्रशिक्षण यानी फिजिकल डेवलपमेंट एंड सेंसर ट्रेनिंग। ये चाहते हैं कि अगर स्वस्थ शरीर होगा तभी स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण संभव है और इसलिए चाहते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखा जाए। और ये जानते हैं, बार बार इन्हें इस बात का अनुभव है कि जो लोग अधिक स्वस्थ हैं वो अधिक श्रम कर सकते हैं, अधिक चिंतन कर सकते हैं और अधिक बातों के संबंध में तर्क वितर्क करके और किसी संश्लेषित नतीजे तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में विवेक जागरण यानी इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग। ये चाहते हैं कि विवेक का जागरण हो, वह निर्शिर विवेक की शक्ति उसमें आए, वह समझ सके कि क्या चीजें उसके लिए अच्छी हैं, क्या चीजें समाज के लिए अच्छी हैं और क्या चीजें अच्छी नहीं हैं। इसलिए विवेक जागरण को शिक्षा में और उसके उद्देश्यों में शामिल करना चाहते हैं। नेक्स्ट बात के रूप में विश्वसनीयता एवं वैधता यानी रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। ये चाहते हैं कि जो कुछ भी उसके द्वारा खोजा गया है, तर्क के आधार पर, अनुभव के आधार पर जो कुछ तलाशा गया है वह रिलायबल भी हो यानी कि विश्वसनीय हो और वैध हो। अगर हम उसे एक तरह की स्थिति में दोबारा से यूज करना चाहें तो वह प्रयोग किए जाने लायक हो। नेक्स्ट, व्यावसायिक दक्षता वोकेशनल एफिशिएंसी। इस पर ये बहुत अधिक ध्यान देना चाहते हैं क्योंकि ये वास्तव में भौतिकता पर अवलंबित हैं और भौतिक ज्ञान का, भौतिक लब्धि का समर्थन करते हैं और व्यक्ति की भौतिक प्राप्तियों में ही आनंद को तलाशते हैं। तो ये इनके द्वारा निर्धारित शिक्षा के उद्देश्य हैं। चूंकि शिक्षा के जो अंग हैं उसमें हम और चीजों को शामिल करते हैं, पाठ्यक्रम को, अध्यापक, विद्यार्थी, शिक्षण विद्यार्थी को शामिल करते हैं, तो इनको हम एक एक करके विचार करते हैं। सबसे पहले विचार करते हैं पाठ्यक्रम पर। इन्होंने कोई निश्चित पाठ्यक्रम तो नहीं दिया, लेकिन इन्होंने जो विचार दिया है उसमें ये चाहा है कि अध्यात्म पर पूर्व निश्चित नैतिकता का भी ये खंडन करते हैं और प्राकृतिक विज्ञानों की सत्यता को सिद्ध करते हैं। और ये कहते हैं कि प्राकृतिक विज्ञानों को ही पाठ्यक्रम के लिए उपयोगी स्वीकार किया जाए क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव जिस चीज का हो सकता है उसी को ही उसमें शामिल करना चाहते हैं, अन्य चीजों को नहीं। ये भाषा, व्याकरण, तार्किकता इनके महत्व को स्वीकार करते हैं और इसे पाठ्यक्रम का अंग बनाना चाहते हैं। जो चीजें मानव के लिए उपयोगी हैं वही केवल पाठ्यक्रम का अंग होना चाहिए, अन्य को पाठ्यक्रम में शामिल न किया जाना चाहिए, ऐसा इनका विचार था। अब हम विचार करते हैं कि इनके अनुसार शिक्षक और शिक्षार्थी किस प्रकार के हों। टीचर एंड लर्नर के संबंध में इनके क्या विचार हैं, इस पर विचार करते हैं। ये वैज्ञानिक सोच वाले यथार्थ के धरातल पर खड़े अध्यापकों को शिक्षा प्रसार हेतु आवश्यक मानते हैं। शिक्षा को बाल केंद्रित करते हुए विद्यार्थियों को उनकी रुचि, मानसिक योग्यता, क्षमता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान करने पर बल देते हैं। और मुख्य रूप से इनका जो मानना है कि जो अध्यापक हों, जिनके द्वारा निर्देशन प्रदान हो, जिनके द्वारा शिक्षा दी जाए, वो लोग खुद वैज्ञानिक सोच से युक्त हों। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में हम विचार करते हैं अनुशासन पर, डिसिप्लिन पर। ये प्रामाणिकता, वस्तुनिष्ठता, यथार्थता, अनुभववादता, कट्टरता विरोध, धार्मिक नैतिकता विरोध का समर्थन करके अनुशासन स्थापित करना चाहते हैं। अगली बात हम लेते हैं शिक्षण विधि, टीचिंग मेथोडोलॉजी। इस दर्शन के आधार पर कहा जा सकता है कि ये कतिपय शिक्षण विधियों का समर्थन करते हैं। उन्हें हम इस प्रकार से क्रम दे सकते हैं। सबसे पहले इनका समर्थन है करके सीखने के लिए, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। पहले से पूर्व निर्धारित सिद्धांतों पर इनका यकीन नहीं है और इसलिए चाहते हैं कि विद्यार्थी उसे करे, करके देखे क्या उस चीज की प्रामाणिकता सिद्ध हो रही है, और इस तरह से करके सीखने वाली विधि यानी लर्निंग बाय डूइंग का ये समर्थन करते हैं। दूसरी बात, भाषा विश्लेषण विधि। ये चाहते हैं कि जो तर्क दिए जा रहे हैं
उन तर्कों का विश्लेषण किया जाए और विश्लेषण के आधार पर किसी निष्कर्ष तक पहुंचा जाए। इसी तरह से यह भाषा विश्लेषण विधि यानी लैंग्वेज एनालिटिक मेथड का समर्थन करते हैं। इसके साथ ही ये समर्थन करते हैं तार्किक विश्लेषण विधि का, लॉजिकल एनालिटिक मेथड। तर्क दिए जाएं, तर्क स्वीकार किए जाएं, तर्क की विवेचना हो, विश्लेषण हो और उसके बाद किसी निष्कर्ष तक पहुंचा जाए और तार्किक विश्लेषण विधि का ये समर्थन इसी आधार पर करते हैं। नेक्स्ट, वैज्ञानिक प्रयोगात्मक विधि, यानी जिस तरह से विज्ञान में प्रयोग होते हैं उसमें हम उद्देश्य के रूप में लिखते हैं, फिर सिद्धांत लिखते हैं, फिर उसकी कैलकुलेशन करते हैं और उसके बाद परिणाम प्राप्त होता है। ठीक इसी तरह से स्टेप वाइज हम आगे बढ़ें और विज्ञान प्रयोगात्मक विधि यानी कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटल मेथड को यूज किया जाए अधिगम के लिए। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में आप प्रत्यक्षीकरण विधि को यानी ऑब्जर्वेशन मेथड को अच्छा समझते हैं और इसके स्वीकार करते हुए कहते हैं कि ऑब्जर्व करने के बाद जब हम बार बार देख ले रहे हैं, अनुभव कर ले रहे हैं और तर्क के आधार पर वो खरा उतर रहा है तो उसको भी शामिल किया जा सकता है। इसलिए प्रत्यक्षीकरण विधि को भी अच्छी विधि मानते हैं। साथ ही ये आगमन विधि, इंडक्टिव विधि, यानी कि सिद्धांतों को जाना जाए, उनके आधार पर निष्कर्ष लिया जाए और उन सिद्धांतों को हम लॉजिकली प्रूव करके देख लें क्या वे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उपादेय हैं। इस तरह से ये आगमन विधि यानी कि इंडक्टिव मेथड का भी समर्थन करते हैं। अब हम विचार करते हैं कि इनके अनुसार विद्यालय कैसे हो। तो स्कूल के संबंध में इनका विचार है कि ये प्रबंधकों के साथ विद्यार्थियों एवं अध्यापकों को भी शामिल करना चाहते हैं। ये अधिगम के अनुकूल माहौल बनाने व अनुभव के आधार पर उत्तरोत्तर प्रगति के पक्षधर हैं। अभी जो भारत में नई शिक्षा नीति 2019 की जो बात चल रही है उसमें भी इस बात को शामिल किया गया है कि प्रबंधन के साथ में अध्यापक और विद्यार्थियों को शामिल किया जाए। इसका मतलब कि ये जो प्रत्यक्षीकरण विधि है इसका यह विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने शिक्षा संबंधी कुछ और भी विचार दिए जो विचार प्रत्यक्ष रूप से नहीं थे, लेकिन इनके विचारों के सार रूप में या इनके विचारों के विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि इस संदर्भ में भी इनके विचार थे। तो उसमें कुछ बातें हैं, उन पर हम विचार कर लेते हैं। पहली बात है व्यावसायिक शिक्षा। ये व्यावसायिक शिक्षा पर बहुत अधिक जोर देते हैं क्योंकि इससे हमें भौतिक लब्धियां हासिल होती हैं। इसके लिए व्यावसायिक शिक्षा परम आवश्यक है। दूसरी बात कि ये जन कल्याण की बात करते हैं और जन कल्याण में महिला भी शामिल है, तो महिला की शिक्षा की ऐसी व्यवस्था हो जिससे कि वह जीवन यापन कर सके, उसका समर्थन करते हैं। तीसरी बात सर्वजन शिक्षा। समाज के उत्थान के लिए सभी जन की शिक्षा की आवश्यकता है और इसका समर्थन करते हुए भी ये प्रतीत होते हैं। साथ साथ नैतिक शिक्षा का ये समर्थन करते हैं, लेकिन उस नैतिक शिक्षा का समर्थन नहीं करते जो कि पहले से निर्धारित है, जो धर्म पर आधारित है और जिससे पहले से कहा जा रहा है कि ऐसा ही होगा। नहीं, उसको अनुभव के आधार पर अगर वह आज के हिसाब से उपयोगी है तब वह नैतिक शिक्षा स्वीकार की जाएगी, अन्यथा नहीं। इसी तरह से धार्मिक विचार जो है इसको स्वीकार नहीं करते, किसी ईश्वर आत्मा परमात्मा को स्वीकार नहीं करते और उसका ये खंडन करते हैं। शिक्षा पर तार्किक प्रत्यक्षवाद के प्रभाव के अंतर्गत शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, स्कूल, अनुशासन, अध्यापक, विद्यार्थी व तत्संबंधी विचार शामिल हैं। धन्यवाद। आज लॉजिकल पॉजिटिविज्म यानी कि तार्किक प्रत्यक्षवाद के मूलभूत सिद्धांतों पर हम चर्चा करेंगे। मूलभूत सिद्धांतों के संदर्भ में आपको अलग अलग जगह बहुत सारी विषय वस्तु देखने को मिलेगी, लेकिन मैंने उसका बहुत सरलीकरण कर दिया है और सरलीकरण करते हुए आपको केवल एक ही शब्द याद रखना है जिससे कि आपको पूरा का पूरा जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म के मूलभूत सिद्धांत हैं वो आपके ध्यान में आ जाएंगे, संज्ञान में आ जाएंगे, आप उन्हें रिकॉल कर सकेंगे। क्या है वह शब्द है एजुकेशन और इसकी स्पेलिंग आपको याद रखनी है EDUCATION। एजुकेशन में किस तरह से इसके मूलभूत सिद्धांत छिपे हैं इस पर आइए पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ई को। ई का मतलब है एम्पावरमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड लॉजिकल थिंकिंग।
जो साइंटिफिक और लॉजिकल थिंकिंग है उस पर ही हमारा ध्यान होना चाहिए और हमें किसी पर भी ध्यान नहीं देना है। वैज्ञानिक तरीके से सोचना है और तर्कपूर्ण ढंग से अगर बातें सिद्ध हो रही हैं तभी वह सही हैं, अन्यथा वो सही नहीं है। आपने ई के संदर्भ में जाना कि एम्पावरमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड लॉजिकल थिंकिंग। आइए अब बात करते हैं डी की। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिफिबिलिटी ए प्रोमिनेंट फैक्ट। ये कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसकी सत्यापनशीलता सिद्ध होनी चाहिए। अगर उसकी सत्यापनशीलता सिद्ध होती है तब तो वो सही है, चाहे वो लॉजिक के आधार पर तय हो, चाहे पूर्व अनुभव के आधार पर तय हो, या फिर वो आपके अभ्यास द्वारा, आपके प्रयास द्वारा जानी गई हो। तो इन सारी स्थितियों में अगर सत्यापनशीलता सिद्ध होती है तभी वह सही है। वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से हो सकती है। जो तार्किक प्रत्यक्षवाद है उसमें ई और डी दो के संदर्भ में हम बात कर चुके हैं। अब तीसरा जो अक्षर है यू, उसके बारे में बात करते हैं। यू से मतलब है यूनिवर्स एंड इंडिपेंडेंट क्रिएशन। यूनिवर्स एंड इंडिपेंडेंट क्रिएशन, ये एक इंडिपेंडेंट क्रिएशन है। संपूर्ण ब्रह्मांड ये किसी आत्मा, परमात्मा या विशिष्ट शक्ति ने नहीं बनाया है। यह है, रहेगा और हमेशा से है, ऐसा तार्किक प्रत्यक्षवादी मानते हैं। इसके बाद अगला शब्द है सी। सी से मेरा मतलब है कंफर्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ए प्रायोरिटी। ये कहते हैं कि मानव मात्र की सुख और सुविधा का ध्यान रखना ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। अगर शिक्षा ऐसा कर पाने में सफल है तब वह शिक्षा है, अन्यथा उसे शिक्षा की श्रेणी में भी नहीं रखना चाहते, क्योंकि जो मानव को आनंद प्रदान न कर सके, सुख प्राप्त न करा सके, उसे तार्किक प्रत्यक्षवादी सकारात्मक और सही शिक्षा मानते ही नहीं। तो आपने ई, डी, यू और सी के संदर्भ में जाना। अब ए से मतलब है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इज मस्ट। ये कहते हैं कि बच्चे का जो ऑल राउंड विकास हो, उसके विकास के लिए ही सारे कार्य हों। इनका कहने का सीधा सा मतलब यह है कि शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। बच्चे की जैसी रुचियां हैं, जैसी उसकी आवश्यकता है, उसी तरह से शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था हो, क्योंकि शिक्षा ही वह साधन है जिसके माध्यम से इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में विद्यार्थी अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकता है। इस तरह से अब तक हमने ई, डी, यू, सी और ए के बारे में जाना। आइए अब हम बात करते हैं टी। टी से मतलब है ट्रूथफुलनेस ऑफ द वर्ड। टी का मतलब है ट्रूथफुलनेस ऑफ द वर्ड, मतलब कि ये वस्तु जगत ही सत्य है, इसके अलावा कोई दूसरा लोक नहीं है, कोई आत्मा परमात्मा का घर नहीं है, और ये वस्तु जगत हमेशा से है, ऐसा ही रहेगा और ये आगे भी रहेगा। तो वस्तु जगत चूंकि सत्य है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड सत्य है, इसलिए हमें इस जगत में जो कुछ भी प्राप्त हो सकता है, जिसे हम अपनी इंद्रियों के आधार पर देख, सुन और प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर सकते हैं, वही सत्य है और कुछ नहीं। इसके अलावा अब इसके आगे वर्ड है आई। आई का मतलब है इमेजिनेशन ऑफ गॉड इज इल्यूजन, कि ईश्वर को मानना, आत्मा परमात्मा को मानना, ये केवल एक भ्रम है और भ्रम के अलावा और कुछ नहीं। ये कहते हैं कि केवल वही सत्य स्वीकार्य है जिसको कि हम अपने इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से महसूस कर सकें, जिसे तार्किकता की कसौटी पर खरा कसा जा सके और जिसे हम अनुभव के द्वारा सीख सकें। तो ऐसी स्थिति में ये ईश्वर को केवल एक भ्रम मानते हैं। इसके बाद अगला शब्द आप देख रहे हैं, अगला अक्षर है ओ। ओ से इनका आशय है ऑब्टेन्ड नॉलेज इज ए बेसिक नेसेसिटी। ये कहते हैं कि जो ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हैं वह ही आपकी बेसिक या आधारभूत आवश्यकता है। ज्ञान का आधार, तार्किक आधार ही मुख्य है और इसके लिए भाषा का परिज्ञान ये आवश्यक मानते हैं, क्योंकि कभी कभी तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर, तर्क के आधार पर हमें पता चलता है कि अमुक बात सत्य है अथवा नहीं। इसलिए इन्होंने इसको भी एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। और इसके बाद अंतिम अक्षर है एन। एन को ये कहते हैं कि नेसेसिटी ऑफ साइंटिफिक मेथड। ये कह रहे हैं कि और कोई तरीका नहीं है, बल्कि आप वैज्ञानिक, आपकी सोच हो, आपका अध्यापक वैज्ञानिक सोच वाला हो, आप वैज्ञानिक धरातल पर खड़े हो और जिस तरह से इसके परिणाम प्राप्त होते हैं, जिस तरह से इसको किया जाता है,
इसका एक निश्चित सिद्धांत होता है, इसकी एक परिपाटी होती है, एक व्यवस्था होती है। उन सबसे गुजर करके हम अंततः निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और इस तरह से हम जो है ये स्वीकार कर पाते हैं कि वैज्ञानिक विधि सर्वोत्तम विधि है। तो यहाँ पर हमने जाना कि एजुकेशन में EDUCATION, इसको अगर हम याद रखेंगे तो हमें पूरा सिद्धांत जो है ध्यान में रहेगा। एक बार मैं पुनः इनके बारे EDU इसकी जो है पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि इसका मतलब क्या है। ई से आशय है एम्पावरमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड लॉजिकल थिंकिंग। डी से मतलब है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिफिबिलिटी, ए प्रोमिनेंट फैक्ट। यू से आशय है यूनिवर्स एंड इंडिपेंडेंट क्रिएशन, यूनिवर्स एंड इंडिपेंडेंट क्रिएशन। सी से मतलब है कंफर्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ए प्रायोरिटी। ए से मतलब है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इज मस्ट। टी से मतलब है ट्रूथफुलनेस ऑफ द वर्ड। आई से आशय है इमेजिनेशन ऑफ गॉड एन इल्यूजन। ओ से आशय है ऑब्टेन्ड नॉलेज, ए बेसिक नेसेसिटी। और एन से आशय है नेसेसिटी ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो इस तरह से आपने देखा कि मूलभूत सिद्धांतों को हम याद रख सकते हैं केवल एक शब्द एजुकेशन को याद रखकर। धन्यवाद।